दोस्तों, जय हिंद। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। और दोस्तों, आपका अपना यूट्यूब चैनल है नैन आईएएस, इसमें आपका स्वागत करता हूँ। उम्मीद है आपको बायोलॉजी की क्लास अच्छे से समझ में आ रही होगी। कोई शंका या परेशानी है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। चैनल से निरंतर जुड़े रहें दोस्तों, ताकि अपनी तैयारी को आप एक सही दिशा दे सकें। और अगर कोई समस्या है तो आप जो है हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, हमारे चैनल पे कमेंट कर सकते हैं कमेंट बॉक्स में, ताकि हमें पता चले कि कहाँ आपको समस्या आ रही है। हम पूरी मेहनत करेंगे आपके साथ, ताकि इस विषय में कोई समस्या ना आए। दोस्तों, जैसा कि आप जान रहे हैं, बायोलॉजी की क्लास में हम लोग कोशिका को लेके चल रहे हैं। अभी जो पिछली क्लास में हमने टॉपिक पढ़ा था, कोशिका से शुरू किया था, बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है। और उम्मीद करता हूँ पिछली क्लास में आपको अच्छे से समझ में आया होगा। तो आज हम आगे बढ़ते हैं। हम कोशिका में पाए जाने वाले जो विभिन्न कोशिकांग हैं उनको देख रहे हैं, उनका क्या महत्व है, उनके क्या विशेष कार्य हैं, उन्हीं को हम लोग क्रम से देख रहे हैं। तो आइए दोस्तों, आज हम एक नए कोशिकांग की तरफ चलते हैं आपको लेके, जिसका नाम है लाइसोसोम। आज हम लाइसोसोम के बारे में पढ़ेंगे दोस्तों, और इससे आगे की चीजों को देखेंगे। तो ठीक है दोस्तों, आइए शुरू किया जाए क्लास। लाइसोसोम हमको कहां से शुरू करना है? लाइसोसोम से। लाइसोसोम के बारे में सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है जो परीक्षा में पूछा जाता है? लाइसोसोम के बारे में सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है? इसे जो है दोस्तों हम आत्महत्या की थैली कहते हैं। आत्महत्या की थैली, ये प्रश्न पूछा जाता है, ये इसको संज्ञा दी जाती है कि लाइसोसोम को कोशिका की आत्महत्या की थैली कहते हैं। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है, पहले तो ये जान लीजिए कि ये कोशिका में पाए जाने वाले सूक्ष्म कोशिकांग हैं। क्या है? सूक्ष्म कोशिकांग। छोटे छोटे आकार में ये पाए जाते हैं। इसमें कुछ ऐसे एंजाइम पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? एंजाइम पाए जाते हैं जो जीव द्रव्य को क्या करते हैं? जो ये जीव द्रव्य पाया जाता है, इसको क्या करते हैं? जीव द्रव्य घोल देने की क्षमता रखते हैं। घोल देने की क्षमता रखते हैं। मतलब कई वजह से ऐसा होता है। देखिए, मान लीजिए कोशिका में उपापचयी प्रक्रियाएं हो रही हैं। इस प्रक्रिया में टूट फूट हो जाती है, कुछ कोशिकांग टूट फूट कर देते हैं, फट जाती है थैलियां। तो होता क्या है कि ये जो है लाइसोसोम एक थैली नुमा आकार में होते हैं। किसमें आकार में होते हैं? थैली नुमा आकार में होते हैं। इनकी झिल्ली फट जाती है और इनके अंदर जो एंजाइम होता है, ये क्या होता है? जल अपघटन के लिए जिम्मेदार होता है। किसके लिए जिम्मेदार होता है? जल अपघटन के लिए। तो ये क्या करता है? ये जीव द्रव्य जो होता है, जो कोशिका के अंदर जो जीव द्रव्य मटेरियल होता है, उसको घोल देता है। और इस वजह से क्या होता है? कोशिका की मृत्यु हो जाती है। तो इस तरह ये क्या करता है? एक तरह से कोशिका के अस्तित्व को खत्म कर देता है। इसीलिए इसको आत्महत्या की थैली कहा जाता है। ये काम कौन करता है? लाइसोसोम। लाइसोसोम का यही सबसे महत्वपूर्ण कार्य है। ठीक है, अब देखिए, अब कभी कभी क्या होता है दोस्तों, ठीक है, बहुत सारे पदार्थ ऐसे होते हैं जो कोशिका में बाहर से आते हैं। मान लीजिए कुछ ऐसे वर्ज्य पदार्थ हैं जो बाहर से प्रवेश करते हैं। तो एक तरह से बाहर से प्रवेश करने वाले पदार्थों का भी ये पाचन कर देते हैं। लाइसोसोम क्या करते हैं? बाहर से जो अनावश्यक पदार्थ है, अवांछित पदार्थ है, इनका ये पाचन कर देते हैं। तो एक तरह से ये महत्वपूर्ण भी है। बाहर से आने वाले जो जीवाणु हैं या जो विषाणु हैं, इनसे ये क्या करते हैं? कोशिका की क्या करते हैं? रक्षा करते हैं। कोशिका की क्या करते हैं? ये रक्षा करते हैं। विषाणु और जीवाणु से ये कोशिका की रक्षा भी करते हैं। मतलब ये उनका पाचन कर देते हैं, जिससे क्या होता है? कोशिका सुरक्षित रहती है। ठीक है, ये बात आपको क्लियर समझ में आई? तो इसमें जो है बहुत सारे जल अपघटनीय एंजाइम पाए जाते हैं, जैसे कि आपको पता चला जल अपघटन के लिए जिम्मेदार होते हैं। ठीक है,
बहुत सारे जल अपघटन करने वाले जिम्मेदार एंजाइम पाए जाते हैं। तो लाइसोसोम समझ में आपको आ गया कैसे फंक्शन करता है और इसे आत्महत्या की थैली क्यों कहते हैं। ये बात समझ में आई आपको, क्यों कहते हैं इसे आत्महत्या की थैली? इसलिए कहते हैं क्योंकि ये क्या करता है कि चाहे वो कोशिकीय उपापचय हो रहा हो, चाहे बाहर से कोई अवर्ज्य पदार्थ आ रहा हो, उनको ये क्या कर देते हैं, पाचित कर देते हैं। या कोशिकांग जो है अगर मान लीजिए क्षतिग्रस्त हो जाते हैं तो ये क्या करते हैं, इनकी थैली फट जाती है। जब कोशिका में टूट फूट होगी या मान लीजिए कोशिका किसी वजह से डिस्टर्ब हुई, जैसे ये कोशिका है, मान लीजिए इसी में जो है ये लाइसोसोम थैलीनुमा पाए जा रहे हैं। अब कोशिकीय उपापचय की किसी प्रक्रिया में व्यवधान आ गया तो उसकी वजह से क्या होगा, उसकी वजह से ये इसमें टूट फूट होगी। अब अगर थैली इसमें पाई जाएगी तो थैली पर भी असर पड़ेगा, थैली फट जाएगी, झिल्ली उसकी फट जाएगी। तो इसमें जो जल अपघटनीय एंजाइम्स होते हैं वो इसको क्या करते हैं, पाचित कर देते हैं या नष्ट कर देते हैं। इसीलिए इसको हम क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, सुसाइड बैग। इसको क्या कहते हैं, सुसाइड बैग या आत्महत्या की थैली। क्लियर हो गया, क्लियर हो गया, ठीक है। चलिए अब अगला देखते हैं, अगला देखते हैं जो हमारा अगला जो है कोशिकांग है वो है लवक। क्या है दोस्तों, लवक, जिसको हम क्या कहते हैं, प्लास्टिड, प्लास्टिड या लवक। अगला जो महत्वपूर्ण जो है कोशिकांग है किसी भी कोशिका का वो है लवक या प्लास्टिड। अब देखिए ध्यान दीजिए, सबसे महत्वपूर्ण बात ध्यान देने की है, ये केवल पादप कोशिका में पाए जाते हैं। पादप कोशिकाओं में पाए जाते हैं, ये ध्यान दीजिएगा, पाए जाते हैं। मतलब ये कोशिकांग जो है जंतु कोशिका में नहीं पाया जाएगा। इसमें आपको ये पॉइंट्स भी ध्यान देने हैं कि कौन कौन से कोशिकांग दोनों में पाए जाते हैं और कौन से कोशिकांग ऐसे हैं जो सिर्फ जंतु में या सिर्फ पादप में पाए जाते हैं। तो लवक जो प्लास्टिड है ये किस में पाया जाता है, ये पाया जाता है केवल पादप कोशिकाओं में। महत्वपूर्ण सी बात है। अब देखिए जो लवक या प्लास्टिड होते हैं ये 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के। पहले होते हैं वर्णी लवक, वर्णी लवक। दूसरे क्या होते हैं, पहले अवर्णी कह लीजिए, अवर्णी कह लीजिए फिर वर्णी कह लीजिए, ठीक है। पहले अवर्णी लवक देख लीजिए फिर वर्णी लवक हो गया। इसके बाद तीसरे नंबर पे जो आएगा ये होगा हरित लवक। तीसरा क्या होगा, हरित लवक। वर्णी लवक, अवर्णी लवक और हरित लवक, ये 3 तरह से प्लास्टिड पाए जाते हैं। अब देखिए दोस्तों, अवर्णी लवक, अवर्णी लवक, अवर्णी लवक को हम क्या कहेंगे, ल्यूकोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट। इंग्लिश में इसको क्या बोलते हैं, ल्यूकोप्लास्ट। ये एक तरह से किस तरह का लवक है, लवक किस तरह का है, कोशिका द्रव्य में ये फैले रहते हैं। लवक कहाँ फैले रहते हैं, पादप कोशिकाओं में, कोशिका द्रव्य में ये फैले रहते हैं। तो ये अवर्णी लवक किस तरह के लवक होते हैं दोस्तों, आपने देखा होगा कि पौधे की जो कोशिकाएं होती हैं, पौधे की वो कोशिकाएं जहाँ पाई जाती हैं जहाँ उनके ऐसे भाग जो सूर्य की रोशनी से वंचित रहते हैं। जैसे आपने देखा होगा पौधे का एक बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा क्या होता है, जड़ होता है। ये कोई पौधा है, ठीक है, ये पौधा है आपका। अब ये पौधे के साथ क्या है कि इसकी पत्तियां और तने तो ऊपर विद्यमान होते हैं, ठीक है, फूल ऊपर विद्यमान होता है, लेकिन इसकी जो जड़ें होती हैं जो कि बहुत महत्वपूर्ण होती हैं जल के लिए और खनिज पदार्थों के लिए, ये जड़ें जो होती हैं दोस्तों, जड़ें या रूट्स जिनको कहते हैं, ये जड़ें जो होती हैं सूर्य के प्रकाश से वंचित होती हैं। सूर्य का प्रकाश तो इनकी पत्तियों पर और तनों पर पड़ता है, फूलों पर पड़ता है। पत्तियों पर पड़ता है तो क्या होता है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। अभी हम देखेंगे इसको, यहाँ पर देखेंगे। लेकिन क्या जड़ों में सूर्य की रोशनी पहुंचती है, नहीं पहुंचती। इसी तरह मान लीजिए जो भूमिगत तने हैं, आपने देखा होगा आलू क्या है, भूमिगत तने का एक प्रकार है। ये आलू है, इसका एक पौधा है, ठीक है। तो पौधे पर तो सूरज की रोशनी पड़ती है, लेकिन क्या आलू जो कि एक रूपांतरित तना है,
रूपांतरित तना, एक रूपांतरित तने का या भूमिगत तने का उदाहरण है। किसका उदाहरण है? भूमिगत तने का, जिसको हम क्या कहते हैं? स्तंभ कंद। क्या कहते हैं? स्तंभ कंद। हमने देखा था इसको क्या कहते हैं? स्तंभ कंद। चलिए ठीक है, ये उदाहरण है तने का। अब दोस्तों आपको पता है कि जड़ के अंदर, जड़ के पास या जो है रूपांतरित तनों का जो उदाहरण है भूमिगत तने का, आलू है, हल्दी है, अदरक है, यहाँ पर सूर्य का प्रकाश नहीं पहुंचता। तो यहाँ जो ये भाग हैं इनके, यहाँ पर भी इनकी कोशिकाएं होंगी। तो यहाँ पर जो कोशिकाएं होती हैं, इन कोशिकाओं में कौन से लवक पाए जाते हैं? अवर्णी लवक पाए जाते हैं या रंगहीन लवक पाए जाते हैं। लवक की जो पहली कैटेगरी है अवर्णी लवक या ल्यूकोप्लास्ट, वो कहाँ पाए जाएंगे? सूरज की रोशनी से वंचित जो अंग होते हैं, पौधों के भाग होते हैं, वहां की कोशिकाओं में ये लवक पाए जाते हैं। मतलब कौन से लवक? अवर्णी लवक। एकदम क्लियर हो गया होगा आपको। चलिए ठीक है, इसी पिक्चर में हम आपको तीनों लवक बताने का प्रयास करेंगे। अब देखिए आगे देखते हैं वर्णी लवक। वर्णी लवक को क्या कहेंगे हम? क्रोमोप्लास्ट। चलिए देख लेते हैं इसको क्या कहेंगे इंग्लिश में। इसको कहते हैं क्रोमोप्लास्ट। क्रोमोप्लास्ट। वर्ण से आपको पता चल रहा है कि वर्ण की बात है तो इसका मतलब है रंगीन होते हैं। ठीक है, तो बिल्कुल सही बात है, ये रंगीन होते हैं। और रंगीन जो भी इसके रंगीन भाग होते हैं, किसी भी पौधे के जो रंगीन भाग होते हैं उसमें ये लवक पाए जाते हैं, उनके रंग के लिए जिम्मेदार होते हैं। कहाँ कहाँ पाए जाएंगे? पुष्प में पाए जाएंगे, बीज में पाए जाएंगे, पत्तियों में पाए जाएंगे। ठीक है, ये रंगों के लिए जिम्मेदार होते हैं। किसके लिए जिम्मेदार होते हैं? रंगों के लिए जिम्मेदार होते हैं वर्णी लवक, जिन्हें हम क्या कहते हैं दोस्तों? क्रोमोप्लास्ट कहते हैं। फलाभित्ति, जो फल की भित्ति होती है, जैसे ये फल है कोई, अब आप देखते होंगे सेब का जो है कलर, ये सेब का लाल कलर है, ठीक है, या पपीते का कलर है, गाजर का है, गाजर का लाल कलर है, ठीक है। अब ये जो कलर है तो ये रंगीन भाग ही तो हुआ। तो ये रंगीन भाग किससे मिलके बनता है? क्रोमोप्लास्ट से मिलके बनता है या वर्णी लवक से मिलके बनता है। किससे बनता है? वर्णी लवक से मिलके बनता है। ठीक है, तो ये सारे रंग जो है किससे बनते हैं? वर्णी लवक या क्लोरोप्लास्ट से। चलिए ये भी आपको क्लियर हो गया। अब देखिए बचा क्या लास्ट में? तीसरा वाला क्या बचा? तीसरा वाला बचा हरित लवक। ये क्या है? इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं क्लोरोप्लास्ट। क्या कहते हैं? क्लोरोप्लास्ट। हरित लवक मतलब हरे रंग का लवक या हरित लवक। अब देखिए ये किसके लिए जिम्मेदार होता है? देखिए दोस्तों, इन तीनों लवकों में जो सबसे महत्वपूर्ण होता है वो है हरित लवक या क्लोरोप्लास्ट। ये वर्णक जो होता है ये महत्वपूर्ण कोशिकांग है पौधे की रासायनिक प्रक्रिया के लिए आवश्यक, बहुत महत्वपूर्ण है। पौधे की रासायनिक प्रक्रिया जो होती है उसके लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। ये कैसे? आपको पता है कि सूर्य जो है ऊर्जा का, कार्बनिक ऊर्जा या प्रकाशीय ऊर्जा जो सूर्य से प्राप्त होती है उसका सबसे प्रमुख स्रोत है। इस धरती पे सबसे बड़ा स्रोत वही है ऊर्जा का। उस ऊर्जा को, उस प्रकाशीय ऊर्जा को पौधे जो है जब ग्रहण करते हैं तो यही हरित लवक में जो है क्लोरोफिल पाया जाता है। क्या पाया जाता है? क्लोरोफिल नामक वर्णक पाया जाता है। क्लोरोफिल नामक जो है पर्ण हरित पाया जाता है। ये एक वर्णक है। ये जो पर्णहरित होता है यही जो है किसके लिए जिम्मेदार होता है? यही जिम्मेदार होता है फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के लिए या प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के लिए, जो पूरी धरती पर भोजन का सबसे बड़ा स्रोत है। भाई पौधे क्या है? प्राथमिक उत्पादक है, प्राइमरी प्रोड्यूसर है। अगर ये भोजन नहीं बनाएंगे और इन पे निर्भर शाकाहारी जीव अपना भोजन प्राप्त नहीं करेंगे तो फूड चेन डिस्टर्ब हो जाएगी। फिर शाकाहारियों पे निर्भर जो मांसाहारी हैं उनका जीवित रहना मुश्किल हो जाएगा। इस तरह जो है पूरी खाद्य श्रृंखला खत्म हो जाएगी। आप ये चीज समझिए कितना महत्वपूर्ण है पौधों का अस्तित्व। मतलब पौधों का अस्तित्व महत्वपूर्ण है और इनकी भोजन बनाने की प्रक्रिया भी उसी तरह महत्वपूर्ण है। तो ये मान के चलिएगा कि हरित लवक जो होते हैं ये हरे पौधों की पत्तियों में पाए जाते हैं, इनके
पत्तियों में जो इनकी उपस्थिति होती है, इसी वजह से क्या होता है, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया संपन्न होती है, जिससे भोजन बनता है। अब वो हम कभी आगे देखेंगे कैसे वो प्रक्रिया होती है। तो हरित लवक में ये बहुत महत्वपूर्ण है, आप ये चीज जान लीजिए, ये जो है सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। अब हरित लवक में एक तो पर्णहरित पाया जाता है और भी जो है इसमें वो पाए जाते हैं, वर्णक पाए जाते हैं, जैसे कैरोटीन, आपने पढ़ा होगा इसके पहले, कैरोटीन की उपस्थिति से गाजर का रंग जो है लाल होता है। जैंथोफिल पाया जाता है, क्या पाया जाता है, जैंथोफिल। जैंथोफिल की उपस्थिति से हल्दी का रंग पीला होता है। मतलब ये सब रंगों के लिए जिम्मेदार वर्णक होते हैं। तो इसमें जो है हरित लवक में ही जो है क्लोरोफिल के अलावा ये वर्णक भी पाए जाते हैं, ये सारे वर्णक भी जो है पाए जाते हैं। तो ये चीज जान लीजिए पर्णहरित में। और इसमें जो क्लोरोप्लास्ट होता है, क्लोरोप्लास्ट जो होता है, इसमें जो पर्णहरित या क्लोरोफिल पाया जाता है, ये जो पर्णहरित है जिसकी वजह से जो है प्रकाश संश्लेषण होता है, इसमें एक धातु भी पाई जाती है, ध्यान दीजिएगा, कौन सी धातु, मैग्नीशियम। अगर कोई पूछे कि मैग्नीशियम या Mg धातु कहाँ पाई जाती है, तो ये जो हरित लवक में क्लोरोफिल या पर्णहरित जो है वर्णक होता है, इसी में क्या पाई जाती है, मैग्नीशियम धातु पाई जाती है। ठीक है, जैंथोफिल कैरोटीन भी आपने देख लिया। मतलब आपने देखा कि पौधे की रासायनिक प्रक्रिया के लिए जो सबसे महत्वपूर्ण कोशिकांग है वो क्या है, लवक में हरित लवक, और उसका भी जो है वर्णक कौन सा, हरित, पर्णहरित या क्लोरोफिल, जिसको हम क्या कहते हैं, क्लोरोफिल कहते हैं। ठीक है, वो कितना महत्वपूर्ण है आपने इसको अच्छे से देख लिया। तो लवक में हमने ये देख लिया कि क्या महत्वपूर्ण है। अब देखिए रसधानी देखते हैं, हम क्या देखते हैं, रसधानी। रसधानी वैक्यूल या रसधानी देखते हैं हम। ठीक है, रसधानी क्या है दोस्तों, ये देखते हैं। ठीक है, तो ये पहली चीज तो जान लीजिए कि जंतु कोशिका में भी पाई जाती है, जंतु कोशिका में भी पाई जाती है, और ये किस में पाई जाती है, पादप कोशिका में भी पाई जाती है। जंतु और पादप दोनों कोशिकाओं में ये पाई जाती है। ठीक है, अब देखिए जंतु कोशिका में ये क्या होती है, छोटी होती है आकार में, और इसमें क्या होती है, बड़ी होती है आकार में। रसधानी ये भी कोशिका द्रव्य में बिखरे होते हैं, इसमें ये छोटे आकार में होती है, इसमें ये बड़े आकार में होती है। अब इसमें देखिए इस रसधानियों में जो है जो पदार्थ भरा होता है वो क्या होता है, ठोस भी हो सकता है और द्रव में भी हो सकता है। दोनों चीज आप ध्यान दीजिएगा, रसधानियों में जो पदार्थ भरा होता है वो ठोस रूप में भी हो सकता है और द्रव रूप में भी हो सकता है। क्लियर हुआ, चलिए ठीक है। अब देखिए जो पादप रसधानियां होती हैं, पादप रसधानियों में क्या भरा होता है, कोशिका रस। क्या भरा होता है, कोशिका रस। ये कोशिका रस भरा होता है। अच्छा, रसधानियां क्या करती हैं, पादप कोशिकाओं में रसधानियों का क्या काम होता है, जंतु कोशिकाओं में रसधानियों का क्या काम होता है, हम देखते हैं। आखिर हर अंग का एक महत्वपूर्ण कार्य है, तो क्या कार्य है समझने का प्रयास करते हैं। पादप कोशिकाओं में ये कोशिका रस इसमें भरा होता है, इसमें ये क्या करती है, इसमें स्फीति और कठोरता लाने के लिए जिम्मेदार होती है। रसधानियों का क्या काम है, देखिए द्रव रूप में भी होती हैं, ठोस भी रूप में होती है। तो क्या करती है, एक मजबूती प्रदान करती है पादप कोशिकाओं को, स्फीति एवं कठोरता को ये प्रदान करती है, स्फीति एवं कठोरता को प्रदान करती है। किसमें किसमें प्रदान करती है, ये प्रदान करती हैं पादप कोशिकाओं में। और जंतु कोशिका में क्या करती है, जंतु कोशिका में रसधानियों का काम क्या है, जंतु कोशिका में ये जल का संतुलन स्थापित करने में मदद करती हैं, जल का संतुलन स्थापित करती हैं। जल का संतुलन मतलब लिक्विड का, पानी का जो संतुलन है वो स्थापित करती हैं, किसमें, जंतु कोशिका में। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। पादप कोशिका में क्या करती हैं, स्फीति मतलब दृढ़ता और कठोरता को प्रदान करती हैं पादप कोशिका में। और पादप कोशिकाओं में इनमें क्या पाया जाता है, कोशिका रस पाया जाता है। क्लियर हुआ। अब देखिए, अब जैसे मान लीजिए कुछ एक कोशिकीय जीव है जिसमें यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, जो एक कोशिकीय जीव है,
तो एक कोशिकीय जीवों में रसधानियों का क्या काम होता है? मान लीजिए एक कोशिकीय जीव, ठीक है, एक कोशिकीय जीव, एक कोशिकीय जीवों में इनका क्या काम होता है? रसधानियों का, रसधानियों का कार्य क्या होता है? इनका कार्य होता है अपशिष्ट पदार्थों को बाहर करना। अपशिष्ट पदार्थों को ये क्या करती हैं? बाहर का रास्ता दिखाती हैं, ठीक है। रसधानियों का काम, एक कोशिकीय कोशिकाओं में क्या होता है? रसधानियों का काम ये अपशिष्ट या वर्ज्य पदार्थों को बाहर निकालने का काम करती है। तो चलिए ये भी आपका क्लियर हो गया, ठीक है। अब दोस्तों देखिए, पादप कोशिकाओं में ये निर्जीव रूप में रहती हैं, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। पादप कोशिकाओं में हमने देखा कोशिका रस के रूप में होती हैं, ये जो है निर्जीव रूप में होती है। अब आइए तारक काय देख लेते हैं, एक सेंट्रोसोम अंग है। देखिए जो बहुत महत्वपूर्ण बातें हैं हर अंग के बारे में, मैं वही आपसे डिस्कस करूंगा, बहुत डीप में जाने की जरूरत नहीं है। जो भी परीक्षा में तथ्य पूछे गए हैं विगत कई सालों में, उन्हीं को ध्यान में रख के हम तथ्य आपको बताएंगे। जरूरी नहीं कि बहुत डीप में हम जाएं, उतना ही जितना हमारी परीक्षा के लिए जरूरी है। अब देखिए तारक काय, तारक काय, तारक काय, तारक काय का मतलब होता है सेंट्रोसोम, सेंट्रोसोम या तारक काय। अब तारक काय के साथ महत्वपूर्ण बात क्या है दोस्तों? तारक काय के साथ महत्वपूर्ण बात यह है कि ये केवल जंतु कोशिका में पाई जाती है, ठीक है। ये कोशिकांग क्या होता है? केवल जंतु कोशिका में उपस्थित। ध्यान दीजिएगा, सेंट्रोसोम या तारक काय जो रचना है ये केवल जंतु कोशिका में उपस्थित होती है, उपस्थित होती है। अब देखिए जंतु कोशिका में उपस्थित है, पादप कोशिका में उपस्थित नहीं है। तो आप सोचते होंगे ना इनका काम क्या है? दरअसल इनका काम क्या है? तारक काय की उपस्थिति का काम क्या है? तो ये जो कोशिका विभाजन होता है, कोशिकाओं का विभाजन होता है, उसमें ये क्या करती हैं? मदद करती हैं। इनका सबसे महत्वपूर्ण काम एक ही है, वो है कोशिका विभाजन में मदद करना, कोशिका विभाजन में मदद करना, ठीक है। इनका सबसे महत्वपूर्ण काम क्या है? पहली बात तो ये जान लीजिए कि ये केवल जंतु कोशिका में पाई जाती हैं, और दूसरा महत्वपूर्ण काम क्या है कि ये कोशिका विभाजन में मदद करती हैं, ठीक है। तो बस इतना महत्वपूर्ण है आपके लिए, ठीक है। तारक काय में इतना जानना आपके लिए पर्याप्त है। अब देखिए दोस्तों, हम देखेंगे कि इसके अलावा और कौन सा अंग ऐसा है जो हमें जानना चाहिए। माइटोकॉन्ड्रिया हमने देख लिया, हमने तारक काय देख लिया, हमने गाल्जी बॉडी देख लिया, सेंट्रोसोम देख लिया, हमने ये देख लिया कि लवक 3 प्रकार के होते हैं, अवर्णी, वर्णी और हरित लवक, जिसमें हरित लवक बहुत महत्वपूर्ण होता है, जिसमें वर्णक जो क्लोरोफिल होता है उसकी वजह से पत्तियों का रंग हरा होता है और प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया संपन्न होती है, और वो किसी भी पौधे की रासायनिक प्रक्रिया का एक अच्छा उदाहरण है, महत्वपूर्ण उदाहरण। हमने ये सारी चीज देख ली। अब हमें जो सबसे महत्वपूर्ण कोशिकांग देखना है दोस्तों, वो क्या है? केंद्रक। ये क्या है? न्यूक्लियस। हमको अब सबसे महत्वपूर्ण अंग को देखना है, ये सबसे ज्यादा अच्छे से ध्यान से देखिएगा, केंद्रक, ठीक है। इसको समझा जाए दोस्तों, इसको समझने का प्रयास करते हैं। इसका पता किसने लगाया? सबसे पहले किसने पता लगाया? तो रॉबर्ट ब्राउन ने पता लगाया। ध्यान दीजिएगा, कोशिका में, कोशिका में केंद्रक का पता रॉबर्ट ब्राउन ने केंद्रक की खोज की या पता लगाया। ये काम हुआ कब? 1831 में। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, कुछ पुस्तकों में क्या है 1931 दिया गया है, ठीक है, वो गलत है। 1831 में इसकी खोज की रॉबर्ट ब्राउन ने। ये क्लियर हुआ? चलिए ठीक है। अब देखिए केंद्रक दरअसल होता क्या है। अब देखिए ये है आपकी कोशिका, इसमें कोशिका द्रव्य है, ठीक है। बीच में एक केंद्रक है, केंद्रक मतलब न्यूक्लियस। तो केंद्रक का मतलब ही है अगर केंद्र में है, महत्वपूर्ण अंग है, ठीक है, बहुत सारी चीजों को ये कंट्रोल करता है।
तो इसके किनारे जो है दोहरी झिल्ली होती है, इसको क्या कहेंगे? केंद्रक झिल्ली। अच्छा, और चीजों को देखते हैं क्रम से। केंद्रक द्रव्य भी होता है इसके अंदर, केंद्रक द्रव्य पाया जाता है, केंद्रक द्रव्य पाया जाता है। ये जो आपका है ये कोशिका द्रव्य है, कोशिका द्रव्य है। तो कोशिका द्रव्य और केंद्रक द्रव्य के बीच में चीजों का आदान प्रदान करने के लिए, पदार्थों का आदान प्रदान करने के लिए ये झिल्ली होती है, जिसको हम केंद्रक झिल्ली या केंद्रक कला कहते हैं। क्या कहते हैं? केंद्रक कला, न्यूक्लियस मेम्ब्रेन। अब देखिए, एक तो बात हो गई। दूसरी बात ये कि केंद्रक का ये महत्वपूर्ण चीज आप जान लीजिए कि ये जो है एक कोशिका में प्रायः एक ही केंद्रक पाया जाता है। ये अमूमन ऐसा होता है कि अगर एक कोशिका है तो उसमें एक ही केंद्रक पाया जाएगा। ये आप एकदम क्लियर रखिएगा, ठीक है। अब देखिए, इसमें महीन जालों की संरचना पाई जाती है। ये देखिए केंद्रक हो गया, तो इसमें महीन और जालीदार संरचना पाई जाती है, संरचना पाई जाती है, जिसे हम क्या कहते हैं? क्रोमैटिन जालिका। क्या कहते हैं? क्रोमैटिन जालिका। ध्यान दीजिएगा, क्रोमैटिन जालिका इसमें किसमें पाई जाती है? ऐसे करके जो है, अगर हम केंद्रक के आकार को ऐसे बड़ा करें तो ऐसे ऐसे करके जो है इसमें जो है जालीनुमा संरचना पाई जाती है। यही होता है क्रोमैटिन जालिका। अच्छा, क्रोमैटिन जालिका बनी किस चीज की होती है? दो चीजों की बनी होती है। ये जो क्रोमैटिन जालिका आप देख रहे हैं, ये दोस्तों किसकी बनी होती है? ये बनी होती है डीएनए की प्लस प्रोटीन की। डीएनए और प्रोटीन दो चीजों की मिलकर ये क्रोमैटिन जालिका बनी होती है, जो केंद्रक के बीच में पाई जाती है, केंद्रक में पाई जाती है। ये धागेनुमा संरचना, इसको क्रोमैटिन जालिका कहते हैं। इतना क्लियर हो गया होगा। अब देखिए, डीएनए को समझते हैं हम कैसे, क्या इसका काम है, ये है क्या, इन चीजों को हम थोड़ा सा डिटेल में समझने का प्रयास करते हैं। डीएनए आनुवंशिक लक्षणों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ले जाने का काम करता है, ठीक है। डीएनए बहुत महत्वपूर्ण है दोस्तों, ये ध्यान दीजिएगा, डीएनए बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसको कभी मत भूलिएगा, ठीक है। डीएनए, आरएनए को भी हम बताएंगे अभी। डीएनए होता है डीऑक्सी राइबो या रिबो, जो भी कहिए, राइबो न्यूक्लिक एसिड, इसका फुल फॉर्म है, इसका फुल फॉर्म भी पूछा जाता है, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। अब ये तो डीएनए हो गया, ये प्रोटीन के बने अणु हैं। अब देखिए, इनका मुख्य काम क्या है, एक लाइन में जो आपको कभी नहीं भूलना चाहिए, आनुवंशिक गुणों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ले जाने का काम करते हैं डीएनए। डीएनए में सारी सूचनाएं शामिल रहती है, किसी भी कोशिका की शुरुआत में उत्पत्ति कैसे हुई, उसका विकास कैसे हुआ, जो भी इंफॉर्मेशन है, सारी इंफॉर्मेशन किसमें रहती है? डीएनए में रहती है। ये बात आप कभी मत भूलिएगा। अब देखिए, कोशिका विभाजन जब होता है, अब डीएनए प्लस प्रोटीन के कणों से क्या बनती है? क्रोमैटिन जालिका, क्रोमैटिन जालिका। अब क्रोमैटिन जालिका ये हो गई। जब किसी कोशिका का विभाजन होता है, मान लीजिए कोशिका दो भागों में टूट रही है, ठीक है, ये कोशिका दो भागों में टूट रही है, ठीक है, तो दो भागों में टूटते समय क्या होता है, जो क्रोमैटिन जालिका एकदम पतली जो है धागे जैसी संरचना होती है, ये छोटी और ऐसे मोटी मोटी जो है, छोटी और मोटी मोटी छड़ों के रूप में क्या होती है? अलग हो जाती है। इसे क्या कहते हैं हम? इसे कहते हैं गुणसूत्र या क्रोमोसोम। मतलब यही जो धागेनुमा संरचना होती है केंद्रक में, जो बनी किस चीज की होती है, मैंने आपको बताया डीएनए और प्रोटीन की बनी होती है। जब कोई भी कोशिका विभाजन होता है कोशिका में, तो यही जो है छोटी और मोटी छड़ों के रूप में अलग हो जाती है, एक कोशिका से दूसरी कोशिका में चली जाती है, ठीक है। अब देखिए,
ये जो अलग होती हैं ये क्या होती हैं, छड़ों के रूप में निर्मित हो जाती हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, क्रोमोसोम कहते हैं। क्रोमोसोम का काम क्या है, यही काम होता है आनुवंशिक गुणों को अगली पीढ़ी में ले जाने का। ठीक है, गुणसूत्र, इन्हीं में सारी सूचनाएं संचित होती हैं, क्रोमोसोम्स में। गुणसूत्र का यही हमारा काम है। चलिए ठीक है, ये चीज हमको क्लियर हो गई होगी। अब देखिए, अब ये कह रहा है कि जो डीएनए होता है, डीएनए जो होता है ये एक तरह से संरचनात्मक इकाई है। ठीक है, डीएनए क्या है, संरचनात्मक इकाई है। डीएनए, डीएनए क्या है, संरचनात्मक इकाई है, संरचनात्मक इकाई है। ठीक है, और जीन क्या होता है, जीन इसी की क्या है, क्रियात्मक इकाई। क्रियात्मक खंड या क्रियात्मक इकाई जो है उसको क्या कहते हैं, उसको जीन कहते हैं। मतलब आप जीन, गुणसूत्र और डीएनए को आपने अच्छे से समझा। डीएनए क्या होता है, डीऑक्सी रिबो या राइबो न्यूक्लिक एसिड, ये प्रोटीन के बने अणु हैं और इससे प्रोटीन के धागों से मिलकर क्रोमेटिन जालिका नाम में जैसे धागों की संरचना का निर्माण होता है। तो कोशिका में जब विभाजन होता है तो ये छड़ों के रूप में विभक्त हो जाती हैं, छोटी छोटी पतली मोटी मोटी छड़ों के बारे तरह से ये बढ़ जाती है। अब इसके बाद क्या होता है, ये जो गुणसूत्र होते हैं यही अगली पीढ़ी में ले जाने का काम करते हैं आनुवंशिक गुणों को। ठीक है, तो डीएनए का जो भाग होता है, डीएनए का जो मुख्य भाग है वो संरचनात्मक है और जो क्रियात्मक खंड है इसका वो क्या है, जीन। इसको क्या कहते हैं हम, जीन कहते हैं। चलिए, इतना समझ में आ गया होगा आपको। अब देखिए, केंद्रक में एक चीज और जानना आपके लिए महत्वपूर्ण है। जो डीएनए के बारे में एक चीज और जान लीजिए कि इसका जो डबल हेक्सिल मॉडल था, डबल हेलिक्स मॉडल, डबल हेलिक्स मॉडल, डबल हेलिक्स मॉडल, इसकी खोज किसने की, वॉटसन एंड क्रिक का नाम आपने सुना होगा, वॉटसन एवं क्रिक। वॉटसन और क्रिक ने डीएनए के डबल हेलिक्स मॉडल की खोज की थी। ये सवाल एग्जाम में पूछा जाता है तो इसको आप कंठस्थ कर लीजिए। डबल हेलिक्स मॉडल जो है इसका डीएनए का, इसकी खोज किसने की थी, वॉटसन एंड क्रिक ने खोज की थी। ठीक है, तो चलिए अब देखिए, इतना आपको क्लियर हुआ दोस्तों। अब एक चीज और जान लीजिए कि ये जब हमारा केंद्रक होता है, ठीक है, हमारा केंद्रक होता है, केंद्रक में एक संरचना और पाई जाती है। ठीक है, इसको क्या कहते हैं, केंद्रिका। क्या कहते हैं, केंद्रिका। ये जो है केंद्रिका, ये बहुत सारी संख्या में पाई जाती है, केवल एक नहीं होती है, कई हजार की संख्या में पाई जाती है। केंद्रिका का काम क्या होता है, मुख्यतः इनका काम क्या होता है, कोशिका विभाजन में मदद करना, कोशिका विभाजन में मदद करना, और दूसरा आरएनए का संश्लेषण करना, आरएनए का संश्लेषण करना। ये आरएनए क्या है, आरएनए क्या है दोस्तों, इसको कहेंगे राइबो न्यूक्लिक एसिड। आरएनए के बारे में एक महत्वपूर्ण तथ्य और आप जान लीजिए, आनुवंशिक गुणों के ट्रांसफर करने का काम आरएनए भी करते हैं, लेकिन वायरस में करते हैं। अगर ये पूछा जाए कि वायरस में आनुवंशिक गुणों के वाहक कौन होते हैं या कौन जिम्मेदार होते हैं, तो वो होते हैं आरएनए। और सजीवों में क्या होता है, सजीवों में ये काम कौन करते हैं, डीएनए करते हैं। और ये चीज आप जान लीजिए, वायरस जो होते हैं वो सजीव और निर्जीव के बीच की कड़ी माने जाते हैं, ये ध्यान रखिएगा, बहुत महत्वपूर्ण है। वायरस से होने वाली बीमारियां आप देख ही रहे हैं, चाहे वो कोरोना हो या और बहुत सारी बीमारियां हो। वायरस में आनुवंशिक गुणों के वाहन के रूप में कौन जिम्मेदार होता है, आरएनए जिम्मेदार होता है। ठीक है, और सजीवों में आनुवंशिक गुणों के ट्रांसफर के लिए या एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक जाने के लिए कौन जिम्मेदार होता है, डीऑक्सीरिबोन्यूक्लिक एसिड या डीएनए जिम्मेदार होता है। एकदम क्लियर रखिएगा, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। ठीक है, चलिए, ये डीएनए आरएनए आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है दोस्तों, चलिए, डीएनए आरएनए आपको एकदम क्लियर हो गया होगा। केंद्रक जो था बहुत महत्वपूर्ण एक तरह से टॉपिक है, आपको ये चीज बहुत अच्छे से समझनी है, इससे जुड़ी बातों को आपको अच्छे से दिमाग में बैठा लेना है, रिवीजन कर लेना है। तो ये दोस्तों जो है हमारे कोशिकांग जो है लगभग कंप्लीट हो गया है।
बाकी जो तथ्य हैं अगली क्लास में आपको कंप्लीट कराएंगे। और जो भी चीज़ें हैं कोशिका में, ये चीज़ बहुत अच्छे से इन सारे अंगों को एक बार आप समझ लेंगे तो आपको कहीं से कोई कंफ्यूजन नहीं पैदा होगा। और हमने सारे अंगों को अलग अलग और उनके कार्य को आपको स्पष्ट किया है। उम्मीद है आपको चीज़ें समझ में आई होंगी। जो न समझ में आए आप हमसे कमेंट में पूछ सकते हैं। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल अगली क्लास में। ठीक है, जय हिंद।